पैदा होने के बाद से ही लड़कियों को कहा जाता है कि वह पराया धन है, पराई अमानत है, उन्हें पराए घर जाना है जो उनका असली घर है। और जब मैं इस घर में आई जिस घर की मैं अमानत थी, तो मुझे अपनाए जाने में सबको बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं अपने मायके में सारी जिंदगी पराई अमानत रही और अब यहाँ भी पराई हूँ। कौन सा है मेरा असली घर? राखी की सास उसे थोड़ी देर घूरती रही। अपने बदले हुए हालात देख देख कर राखी की बार बार रुलाई फूट रही थी। देखते ही देखते क्या क्या हो गया था। मायके में उसकी खिलखिलाती हंसी, वो चुलबुलापन, चहचहाना और वह बचपना, सब कुछ एक ही झटके में खत्म सा हो गया। उसने ना जाने कितने सपने संजोए थे और क्या क्या सपने दिखाए थे उसकी सहेलियों, उसके घर वालों और मिलने वालों ने। जिसे देखो वह यही कहता था, तेरे तो ऐस हो गए राखी। अरे मांग कर लड़की ले जा रहे हैं लड़के वाले, राज करेगी राज अपने घर में। नानी की यह आवाज़ उसके कानों में अभी तक गूंज रही थी। विदाई के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो वहां की रस्म वगैरह निपटाते निपटाते रात के 1 बज गए। थकी हारी राखी इसी प्रतीक्षा में थी कि कोई आकर उससे कहेगा कि बहुत थक गई हो, अब तुम जाकर सो जाओ। हुआ भी ऐसा ही। थोड़ी देर बाद उसकी सास आई और बोली, जा सो जा राखी, रात बहुत हो गई है। राखी को तो जैसे मन चाही मुराद मिल गई, पर अपनी सास के आगे की बात सुनकर उसे लगा कि उसका यह सुख तो क्षणिक भर का ही था। सास ने फिर से कहा, सवेरे तुझे जल्दी उठना भी है। देख, मनोहर के बाबा दादी को सुबह 4 बजे उठने की आदत है। उन्हें उठते ही चाय चाहिए होती है। वे लोग तेरे हाथ की चाय पीने की जिद कर रहे हैं। सास की बात सुनकर राखी अपने कमरे में आई तो मनोहर गहरी नींद में सो चुका था। राखी बिना कोई आहट किए उसके बगल में लेट गई। दिन भर सिर झुकाए बैठे रहने की वजह से उसकी गर्दन दुख रही थी। लेटते ही उसकी पलकें झपकने लगी और उसे याद आने लगा मायके के वो दिन। उठ राखी, 9 बज गए, कब तक सोती रहोगी? 2 बार चाय रख कर गई, दोनों बार ठंडी हो गई। दीदी ने उसे झिंझोड़ दिया था, अरे सोने देना बेचारी को, आज कौन सा कॉलेज जाना है। पापा की प्यार भरी आवाज़ आई जिसने एक मीठी लोरी का काम किया और राखी चादर मुंह तक ओढ़कर और गहरी नींद में सो गई। उसने दीदी की बात पर कोई ध्यान ना दिया। सो ले लाडो, जब ससुराल में सास की झिड़की पड़ेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। दीदी मुस्कुराती हुई चली गई थी। मायके में थी तो वहाँ कोई भी उसे 8-9 बजे से पहले नहीं उठाता था। घर में सबसे छोटी होने के कारण कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। यहाँ तो चाय भी उसे ही बनानी पड़ेगी, वह भी सुबह 3 बजे उठकर। घर में इतने नौकर चाकर है फिर भी उसे ही कहा गया। अतीत की बातों को याद करते करते ना जाने कब सो गई वह। आंसू ढुलक कर उसके गालों पर आ गए और सूख कर अपना निशान छोड़ गए। दरवाजे पर जोर की दस्तक से उसकी आंखें खुल गई। ठीक 3 बजे थे। दरवाज़ा खोला तो सामने सास खड़ी थी। बिना कुछ बोले वह चली गई। कितना कठोर लग रहा था उनका चेहरा। उसे माँ याद आ गई। उसका रोना फूट पड़ा। दिन भर में यही तो एक समय था जब उसे रोने को मिल सकता था। सारे दिन तो उसको देखने वालों को तांता लगा रहता था। जी हल्का होने पर उसने वॉश बेसिन में जाकर अपना मुंह धोया। पानी के साथ आंसू भी बह गए। ससुराल में उसका एक और दिन शुरू होने जा रहा था। पिछले 4 दिनों में राखी का बुरा हाल हो गया था। सिर झुकाए बैठे बैठे चारों तरफ तमाम औरतों का जमघट अपनी कचर पचर लगाए रहता था। सवेरे से ही उसे नहा धोकर तैयार हो जाना होता था। बैठक में जमीन पर दरी और उस पर गद्दे और तकिए बिछा दिए गए थे।
सारी बिरादरी और मोहल्ले की औरतें उसके चारों ओर बैठा दी जाती। सब के सब उसे ऐसे देखती परखती थी मानो बायोलॉजी के क्लास में इकलौते कटे हुए मेढक को देखने पूरी क्लास जुटी हो। राखी कटे हुए मेढक की तरह बिना हिले डुले बीच में सिर झुकाए बैठी रहती। एक एक करके सभी औरतों की बारी आती तो वह राखी के पास आकर उसका घूंघट उठाकर उसे देखती और रुपये पकड़ा जाती। राखी रुपये लेकर उनके पैर छूती और रुपये बगल में बैठी अपनी ननद पायल को पकड़ा देती। एक दिन दोपहर में सारे मेहमानों के जाने के बाद पायल बोली, चलो भाभी, कमरे में चलकर जरा आराम कर लो। कमरे में आए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि नीचे से किसी महिला की बड़ी जोर जोर की आवाज़ें आने लगी। अरे बहन जी, माफ़ करना, आने में थोड़ी सी देर हो गई, पर हम क्या इतने गैर हो गए कि हमारा 2 मिनट इंतज़ार भी नहीं किया गया। बहू को बिना हमारे देखे ही छुपा दिया। कोई खोट वाली लड़की तो नहीं ले आई। उनके बोलने से अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। तब तुरंत उसकी सास ने ताकीद कर दी कि बिना उनकी इजाज़त के बहू अपने कमरे में नहीं जाएंगी। अच्छा नहीं लगता कि उसे देखने वालों को बेवजह इंतज़ार करना पड़े। मायके में इतनी लाडली थी सबकी कि उसके कहीं भी आने जाने पर किसी की भी रोक टोक नहीं थी। मस्त तितली की तरह उड़ती फिरती थी वह सब जगह। और यहाँ अपने कमरे में जाने के लिए भी सास की आज्ञा की आवश्यकता है। तितली के पर काटने पर उसे कैसी तकलीफ होती होगी अब पता चला राखी को। पड़ोस की चक्की ताई अगले दिन आई थी। 5-6 औरतों के बाद उनका नंबर आया। जैसे ही उन्होंने राखी का घूंघट हटाया, अपनी काई काई वाली आवाज़ में राखी की सास को उमेटना शुरू कर दिया। अरे वाह, हमको तो पता ही ना था कि मुंह दिखाई में मुंह के अलावा भी कुछ देखना है। यह तो यहाँ सब कुछ उड़ेले बैठी है। हम बुढ़ियों को ही बुलाना था तो इतने खुले गले का ब्लाउज पहनाने की क्या ज़रूरत थी। फिर बुआ सास की ओर मुंह करके बोली, इसे जरा कंट्रोल में रखना, यह तुम सबको उंगली पर ना नचा दे। राखी बहुत घबरा गई। उसे उम्मीद थी कि घर का कोई सदस्य उसकी तरफ से बोलेगा, पर कोई कुछ ना बोला। अगले दिन सवेरे कमरे का दरवाज़ा खोला। बुआ जी और उनके पीछे राखी की सास खड़ी थी। दोनों धड़धड़ाती हुई कमरे के अंदर आ गई। राखी, तुम्हारे पास कोई ऊंचे गले का ब्लाउज नहीं है? राखी की बुआ सास उसकी अलमारी पर नज़र मारते हुए बोली है बुआ जी, एक वो साड़ियों के साथ है। ठीक है, तो आज वही पहनकर नीचे बैठक में आओ। कहते हुए बुआ जी ने कड़ी नज़र से मनोहर की माँ की ओर देखा, मानो कह रही हो कि तुम भी तो कुछ डांटो। राखी की सास ने आदेश पारित किया, और आगे से भी ध्यान रखना कि ब्लाउज ऊंचे गले वाली और ढकी हुई हो। सास जी राखी को आदेश देकर अपना कठोर चेहरा लेकर नीचे चली गई। राखी डबडबाई आंखों के धुंधले पल में अपनी साड़ी ब्लाउज टटोलने लगी। दादी, मैं अपनी जीन्स स्कर्ट वगैरह भी रख लूं? शादी के समय अपने सामान की पैकिंग करते समय पूछा था राखी ने। जवाब नानी ने दिया था, वह लोग कह गए हैं कि तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे। जैसी पायल वैसी ही तू। पायल तो यह सब पहनती है और वह तो तुझसे 3 साल बड़ी भी है। ले जा, साड़ी की तुझे आदत ही कहाँ है। वाकई साड़ी तो उसने एक ही बार पहनी थी। सारी सहेलियों ने तय किया था कि दीदी की शादी में सब साड़ियाँ ही पहनेंगी। साड़ी पहनकर जब वह बाहर निकली थी तो सब ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उसके पापा तो उसे देखते ही रह गए थे। नानी से बोले थे, देखो माँ, कितनी बड़ी लग रही है अपनी राखी। बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। राखी ने तुरंत जाकर शीशे में स्वयं को निहारा और दीवार पर टंगी हुई माँ की तस्वीर से अपना मिलान करने लगी।
पापा सही कह रहे थे। अगर वह साड़ी पहने हुए अपनी फ़ोटो माँ की फ़ोटो के बगल में लगा दे तो दोनों एक सी लगेंगी। अंतर केवल एक ही होगा कि माँ की फ़ोटो पर माला टंगी थी। दीदी की जयमाल के समय जब वह दीदी के साथ चलकर मंच तक गई तो मनोहर की नज़र उस पर ठहर सी गई। सुना है घर जाकर उसने जिद पकड़ ली कि वह शादी करेगा तो राखी से ही। तब मनोहर के माँ बाप राखी के घर रिश्ता लेकर आए थे। राखी के पापा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हमारे अहोभाग्य जो आप लोग हमारे घर तक आए, पर लड़की तो अभी 11वीं में ही पढ़ रही है, अभी बहुत छोटी है। राखी की सास ने उनकी बात काटी। हमारे बेटे ने आज तक जिस खिलौने पर भी हाथ रखा वह घर में आ गया, फिर यह तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी जीवन संगनी है और हमारे घर की लक्ष्मी भी। जब उसने पसंद कर ली है तो लड़की तो हमारी हुई, हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लेंगे। पापा ने फिर कहा, देखिए अभी बड़ी की शादी करके निपटा हूँ, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं है। एक तो सबसे छोटी और फिर बिन माँ की बच्ची, इस बेचारी को तो कुछ भी नहीं आता, ना घर संभालना ना खाना पकाना। यह बेचारी तो ठीक से साड़ी भी नहीं बांध पाती है। उसकी आप चिंता ना करें, मनोहर की मम्मी ने बीच में ही टोका। भगवान की दया से घर संभालने और खाना वगैरह बनाने के लिए नौकर चाकर है हमारे घर में, इसको तो रसोई में कदम भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही साड़ी वगैरह की बात, तो जैसे हमारी पायल वैसी ही राखी। और फिर आजकल तो लड़कियां जींस पैंट में घूमती है, पायल के जाने के बाद यही तो उसकी कमी पूरी करेगी। पापा ने कितना समझाया था पर उनकी एक ना चली, वे रिश्ता पक्का करके चले गए। जाते जाते राखी की सास दोबारा कह गई थी, भाई साहब चिंता मत करिए, राखी बिल्कुल पायल की तरह रहेगी। यह सब ढकोसला था क्या? राखी को तो खुले गले का ब्लाउज पहनने से भी मना कर दिया गया, फिर वह जींस या स्कर्ट के सवाल तो भूल ही जाए। राखी ने डबडबाई आंखों से नीली जरी की साड़ी और ऊंचे गले का ब्लाउज निकालकर पहना और नीचे आ गई। फिर वही बायोलॉजी का मेढक और पूरी की पूरी क्लास। उस दिन फर्क केवल इतना था कि क्लास में चेहरे कुछ नए थे। वह कटे मेढक की तरह निर्जीव सी बैठी रही और मशीन की तरह पैर छू छू कर रुपये पायल को पकड़ाती रही। उसके अंदर ही अंदर रुलाई के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। क्या सुहाने दिन थे मायके के, और अब क्या हो गया। उसका जी चाह रहा था कि सब लोग थोड़ी देर के लिए विलीन हो जाए, उसे अकेला छोड़ दे, जिससे वह जी भरकर रो ले, जैसे वह छुटपन में माँ की गोद में छुपकर रोती थी। एक बार माँ की गोद में घुस गई तो मानो सारी दुनिया विलीन हो गई और वह अकेली हो गई। घूंघट के अंदर से ही उसकी रुलाई निकल पड़ी। इससे पहले कि अगली औरत मुंह दिखाई के लिए आ पाती, राखी ने जल्दी से रुमाल घूंघट के अंदर ले जाकर आंसू पोंछ लिए। पास ही बैठी पायल ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना भाभी? राखी ने बहाना बना दिया, सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। राखी की सास को बताया गया तो तुरंत आदेश हो गया कि पायल राखी को उसके कमरे में ले जाए। कमरे में पहुंचकर राखी को बड़ी राहत मिली। पायल ने उसका घूंघट हटाकर उसे लिटा दिया और उसके सिरहाने बैठकर उसका सिर दबाने लगी। रहने दो दीदी, अभी ठीक हो जाएगा। दोनों बातें करने लगे। धीरे धीरे राखी का ध्यान बटा तो उसका जी हल्का हो गया। धीरे धीरे दोनों की बातों का दायरा बढ़ता गया। अपने अपने कॉलेज की बातें, सहेलियों के किस्से, फिल्मों की बातें, ना जाने क्या क्या बातें होने लगी। वक्त का पता ही ना चला, ना ही राखी को यह ध्यान रहा कि वह अपनी ससुराल में है। अचानक बात करते करते पायल ने चक्की ताई की नकल उतारी, जिसे सुनकर राखी का तो हंस हंस का बुरा हाल हो गया। उसके ठहाके उसके कमरे से होते हुए शायद नीचे तक पहुंच गए, जिसका पता
तब चला जब बुआ जी दहाड़ी। देखो तो कैसे खीखी कर रही है मुंह फाड़ के। इतना भी ख्याल नहीं है कि घर में मेहमान बैठे हैं। किसने कहा था भाभी यह 1.5 बीते की लड़की उठा लाने को। घर वालों ने जरा भी तमीज नहीं सिखाई। उसके बाद राखी की हंसी को ब्रेक लग गया। उसे ध्यान आया कि वह अपने ससुराल में है, पर अब तक देर हो चुकी थी। उसकी सास ऊपर आ चुकी थी। आते ही उन्होंने पायल को डांटा। क्या खीखी लगा रही है? तुझे राखी को आराम करने के लिए भेजा था। ऐसे भी भला हंसा जाता है कि पूरा मोहल्ला सिर पर उठा ले। डांट तो पायल को पड़ी थी, पर राखी जानती थी कि निशाना वही था। सास अपने कठोर चेहरा लेकर वापस चली गई। पायल भी माँ की डांट खाकर खिसक ली। राखी को माँ की याद आ गई। एक दिन उसने घर भर से रूठकर मौन व्रत धारण कर लिया था। ना सिर्फ पूरा घर बल्कि मोहल्ले की कुछ पड़ोसिनें भी आ गई थी यह पूछने कि आज राखी घर पर नहीं है क्या। उसकी हंसी नहीं सुनाई पड़ी। पापा ने ऑफिस से आते ही पूछा, तेरी तबीयत तो नहीं खराब है? आज तेरे ठहाके नहीं सुनाई पड़ रहे। नहीं, ठीक हूँ। तो फिर बेटा हर समय हंसती ही रहा कर। तेरी हंसी की आवाज़ बंद हो जाती है तो मुझे घबराहट होती है कि कहीं तू बीमार तो नहीं है। एक मेरा पीहर था जहाँ मेरी हंसी की इतनी कद्र थी, और एक यहाँ अकेले कमरे में वह फूट फूट कर रोने लगी। आखिर छोटी सी बच्ची ही तो थी राखी। इतने अजनबियों के बीच में किससे कहे वह अपने मन की व्यथा। सभी नए लगते थे और पराये भी। मनोहर पर भी कितना विश्वास करे। कहीं उसी ने मम्मी से जाकर शिकायत कर दी तो घर पर फ़ोन करेगी तो वहाँ सबको तकलीफ होगी। कितनी हिम्मत बांध कर भेजा था सबने। तू जिस घर की अमानत है उसी घर में जा रही है। उस घर में तुझे माँ मिलेंगी। अब वही तेरी माँ है। ऐसी भी कहीं माँ होती है? बिल्कुल पत्थर। पहले तो कितनी बढ़ चढ़कर बातें करती थी, और अब मेरे पापा को भी बुद्धू बनाया। राखी रोते रोते सो गई। शाम को 5 बजे आँख खुली तो उसका सिर भारी हो रहा था। ससुराल, शादी, पति, सासू माँ, नया घर, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे अपनी सहेलियाँ, अपनी आज़ादी याद आने लगी। ऐसी तबीयत अगर उसके घर में हुई होती तो उसने पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लिया होता था, और पूरा मोहल्ला ही उसकी तीमारदारी में लग गया होता। उसका मन हो रहा था कि वह बस किसी तरह उड़कर अपने घर पहुंच जाए, पर अभी तो उसे अपने घर जाने में 1 हफ्ता बाकी था, और फिर अगर वह चली भी गई तो कितने दिन रह लेगी वहाँ? हमेशा के लिए तो नहीं ना। कितनी अजीब बात है लड़कियों के लिए। अपने घर में वह उम्र भर पराए घर की अमानत रहती है, और जिस घर की अमानत है वहाँ पराई जैसी लगती है। दरवाजे पर खटका सुनकर वह पलटी तो देखा सास खड़ी थी। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, नपा तुला जवाब दिया राखी ने। एक तो नई बहू और फिर छोटी उम्र की होने के कारण वह डरती थी कि कहीं मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। सास ने उसका चेहरा देखा तो चौंक गई। अरे, तेरी आंखें तो सूजी हुई है। तू रोई थी बेटा? ससुराल में अपने लिए पहली बार बेटा शब्द सुनकर राखी की थोड़ी हिम्मत बंधी। बहुत रोकते हुए भी उसका 4 दिन का दबा हुआ उबाल उसके होठों पर आ ही गया। उसने रूंधे गले से कहा, माँ, एक बात पूछूं? पूछ। पैदा होने के बाद से ही लड़कियों को कहा जाता है कि वह पराया धन है, पराई अमानत है। उन्हें पराए घर जाना है जो उनका असली घर है। और जब मैं इस घर में आई जिस घर की अमानत थी, तो मुझे अपनाए जाने में सबको बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं अपने मायके में सारी जिंदगी पराई अमानत रही, और अब यहाँ भी पराई हूँ। कौन सा है मेरा असली घर? राखी की सास उसे थोड़ी देर घूरती रही, कुछ ना बोली। शायद माँ के पास भी इस सवाल का
कोई जवाब नहीं है, या मैंने ही कुछ गलत पूछ लिया? राखी ने घबरा कर सोचा। राखी की सास बिना कुछ बोले उसकी अलमारी से कपड़े निकालने लगी। मैंने अलमारी से तेरे कपड़े निकाल दिए हैं, यही पहनकर नीचे आ जाना। उसकी सास इतना आदेश देकर कमरे से बाहर निकल गई। इसके अलावा कुछ ना बोली। उनका चेहरा और कठोर हो गया था। सीढ़ी सीधी ड्राइंग रूम में उतरती थी। राखी ने जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखा, सारे मेहमानों की सांस ऊपर की ऊपर ही रह गई। राखी सफ़ेद जीन्स और काली टी शर्ट पहने हुए नीचे उतर रही थी। खुले बालों में वह एकदम बच्ची लग रही थी। सबसे पहले बुआ जी ही दहाड़ी, अरे भाभी देखो तो अपनी लाडो। इससे पहले कि बुआ जी अपना वाक्य पूरा कर पाती, राखी की सास की आवाज़ गूंजी, यह कपड़े मैंने ही उसे निकाल कर दिए हैं, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। बुआ जी कहाँ मानने वाली थी, पूरा गुबार निकालने पर उतारू थी। ये क्या गजब कर रही हो भाभी, इतने मेहमानों के सामने कुछ तो ख्याल कर लिया होता। कर लिया बहुत ख्याल, जिसने जैसा कहा मैं उससे वैसा ही कराती रही। उसका आना जाना, हंसना बोलना, पहनना ओढ़ना, सब पर अंकुश लगा दिया था आप लोगों ने। जैसा आप सबने आदेश किया उस बेचारी ने माना। बिना चूक किए 4 दिन में आप लोगों का ख्याल करके मन महसूस कर रही। पलट कर कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों ने बहू बना कर रखा उसे, पर मैं बेटी लाई थी घर में, बहू नहीं। अगर आप सबके बहू के अरमान अभी भी बाकी है तो मैं अभी जिंदा हूँ। आप लोग अपने अरमान मुझ पर निकाल सकते हैं, या अपने अपने घर में अपनी बहुओं पर निकाल ले। मैं हूँ आपकी बहू, यह नहीं, यह मेरी बहू है और इस पर मैं अपने अरमान निकालूंगी, जैसे चाहूँगी वैसे रखूँगी। और मैं सबके सामने ऐलान करती हूँ कि यह पायल की जगह आई है और पायल की तरह ही रहेगी, बहू की तरह नहीं। राखी इस घर की अमानत थी और अब अपने घर में आ गई है। पूरी बात एक सांस में कही गई थी। सब सहम गए थे। किसी के मुंह से कोई भी बोल नहीं फूट रहे थे और राखी की खुशी का तो कोई पारावार ही नहीं था। वह समझ गई थी कि 4 दिनों से सासू माँ की कठोरता मेहमानों के व्यवहार के लिए थी, उसके लिए नहीं। वह दौड़कर उनसे लिपट गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।